जय जिनेन्द्र, सादर वंदन। જૈન સાહિત્ય એકેડમી ટ્રસ્ટ સંચાલિત જૈન સાહિત્યના સર્ટિફિકેટ કોર્સના 25મા વ્યાખ્યાનમાં આપ સૌ કોઈનું આજે હરખભેર સ્વાગત કરું છું। જૈન સાહિત્ય સર્ટિફિકેટ કોર્સનું આ 25મું વ્યાખ્યાન વિશેષ બનાવવાની એક અભિલાષા હતી। જ્યારે આ કોર્સની સંરચના થઈ રહી હતી तब से हमने सोचा था कि बनारसी दास की अर्धकथानक की बात तो हम करेंगे ही, किसी भी रूप में करेंगे। इतनी महत्वपूर्ण कृति है और इसके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो वो हमसे कोई चूक हो जाएगी। तो सोचा ऐसे ऐतिहासिक क्रम में तो ये कृति थोड़ी सी पीछे आती है, किंतु सोचा कि 25वां व्याख्यान है, हमारे प्रोफेसर विद्वान वक्ता जिनेन्द्र कुमार जैन जी के पास थोड़ा सा समय है, तो दोनों चीज अगर हमारे साथ मिलती है तो हमारा ये 25वां व्याख्यान विशेष रूप का बन सकता है और इसलिए आज इसके बारे में बात करने का हमने सोचा है। इस मंच के लिए हमारे सभी स्वाध्यायियों के लिए प्रोफेसर जिनेन्द्र कुमार जैन का नाम बिल्कुल अनजाना नहीं है। हम उनके वक्तव्य से, उनके ज्ञान से परिचित तो है ही, किंतु थोड़ा और विस्तार से बात करें तो जैन शैक्षणिक जगत का एक विशेष विद्वता भरा एक नाम है, जो लगातार कुछ ना कुछ संशोधन कार्य करके जैन समाज को, जैन साहित्य को अपने विद्वता से सभर कर रहा है। बहुत ही विनम्र, बहुत ही शांति से काम करने वाले प्रोफेसर जिनेन्द्र कुमार जी जैन के हाथ के नीचे आज तक 20 विद्यार्थियों ने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। ऐसे तो लाडनू विश्वविद्यालय से उन्होंने अपने ये शैक्षणिक यात्रा का प्रारंभ किया 1991 में और उसके बाद 20 साल तक वहां काम करने के बाद वो उदयपुर में स्थायी हुए और उदयपुर में आज अनेक विभाग से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि एसोसिएट डीन के पद को भी वो सुशोभित कर रहे हैं। तो एक तरफ हमारा हस्तप्रतों के संशोधन संपादन का कार्य और दूसरी ओर प्रशासकीय सेवा, और दोनों को बैलेंस करते हुए उन्होंने काफी कुछ महत्वपूर्ण काम किए हुए हैं। उससे कुछ अगर कामों का आज अगर मैं उल्लेख करूं तो मुझे सबसे पहले याद आता है उन्होंने किया हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम, और वो है संदोह दोहावली का। 12वीं 13वीं सदी की ये कृति है और जिसके रचयिता अज्ञात है, और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन और संपादन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम इनके हाथों से हुआ है। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि हमारे प्रोफेसर जिनेन्द्र कुमार जी जैन, जब हम सब लोग महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के 2600 साल सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी भारत सरकार ने लाडनू विश्वविद्यालय को 1 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया था, और ये अनुदान दिया गया था पांडुलिपि हस्तप्रथों के संशोधन और संरक्षण के लिए, और उसके लिए जो कोई कमिटी बनी थी उसमें भी हमारे प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब के और उनकी सारी टीम के निगरानी के अंतर्गत उस समय 25,000 पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन का, संरक्षण का कार्य हुआ था। 25 लाख 25 लाख हस्तप्रतों का उस समय डिजिटलाइजेशन और संरक्षण का कार्य हुआ था। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण काम उनके हाथ से हुआ है, और वो है जैन विद्या के विविध आयाम नामक उनका एक पुस्तक। ऐसे तो 11 पुस्तक हमें उनके पास से प्राप्त हुए हैं, जिसकी थोड़ी बात हम कल करेंगे, किंतु और एक पुस्तक को अगर मैं याद करूं तो वर्धमान जिन रत्न कोश। वर्धमान जिन रत्न कोश ऐसा एक पुस्तक है जिसमें गुजरात और राजस्थान की जो पांडुलिपियों है उसके कैटलॉगिंग का काम उसमें हुआ है, और ये कैटलॉगिंग के द्वारा हमें पता चलता है कि कहाँ कौन सी पांडुलिपि हमें प्राप्त होगी। तो संशोधन में ऐसे रत हमारे प्रोफेसर विद्वान बनारसी दास की अर्धकथानक के बारे में बात करने वाले हैं। नथुराम प्रेमी जी ने 1943 में इस पुस्तक का जब संपादन किया तब उन्होंने कहा था कि 300 साल पुरानी, तो आज हम कह सकते हैं कि 350 से 450 साल पुरानी ये एक आत्मकथा है जो पद्य में लिखी हुई है, और शायद उससे पहले ऐसी आत्मकथा लिखी नहीं गई थी। आज जब भी आत्मकथा की बात आती है तो हम गांधी जी को याद करते हैं या फिर ऐसी किसी व्यक्ति को याद करते हैं, किंतु अगर हम
बनारसी दास की अर्ध कथानक को याद करें तो हमें पता चलेगा कि सामाजिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक रूप से पद्य में लिखी हुई ये आत्मकथा कितनी महत्वपूर्ण है, और जिसके बारे में ज्यादा प्रकाश डालेंगे हमारे जिनेंद्र कुमार जी जैन। तो डॉक्टर साहब, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे सारे स्वाध्यायियों की ओर से। और आज आप इस कृति के बारे में विशेष प्रकाश डाल के जिस तरह आपने हमें अशोक और खारवेल की बातों से आनंदित किया था, उत्साहित किया था उसको पढ़ने के लिए, वैसे ही हम आज आप फिर से हमें उत्साहित करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपका सादर नमस्कार करते हुए आपका स्वागत करती हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर जिनेंद्र कुमार जी जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। जैन साहित्य अकेडमी ट्रस्ट के द्वारा आयोजित यह सर्टिफिकेट कोर्स के अंतर्गत 25वां व्याख्यान और 24 व्याख्यानों के आनंद को आपने ले रखा है। पता नहीं 25वां व्याख्यान कितने आनंद को बढ़ाएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ बिंदु आपके सामने रखें, जिससे आपके उन 24 व्याख्यानों से प्लस कुछ आपको इसमें मिल पाए। मैं चाहूंगा कि हम अर्ध कथानक जो बनारसी दास जी कृत द्वारा लिखित है, ऐसे अर्ध कथानक को के विषय में आपके साथ कुछ चर्चा करें। अभी सेजल बहन ने और उनकी टीम ने कुछ ऐसे निर्देश दिए, कुछ ऐसी चीजें बताई, और निश्चित रूप से जैन साहित्य की सेवा करना, जैन साहित्य को आगे बढ़ाना, जैन साहित्य के साथ समाज के साथ मिलकर काम करना, ये हमारा कर्तव्य तो है, साथ ही साथ हमारा पेशा भी है, हमारा धर्म भी है। हम इस साहित्य के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो हमें न्याय भी करना चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे द्वारा समाज को मिलता रहे। उसी क्रम में यह एक व्याख्यान आपके सामने रखा गया है। मैं चाहूंगा कि कुछ ना कुछ आपको इसके द्वारा मिले। इस साहित्य एकेडमी के जितनी भी टीम है, चाहे वह ट्रस्टीगण हो, चाहे वह प्रेरक श्री के मेहता साहब हों, या और भी हमारे सदस्यगण हैं, दीपक जी हैं, योगनी बहन हैं, योगनी सेठ है, बकुल गांधी हैं आदि, ऐसे बहुत सारे टीम के लोग जब इस कार्य को करते हैं तो मुझे लगता है कि सेजल बहन बड़ी निश्चिंत हो जाती होंगी। हाँ, एकेडमिक दृष्टि से उसको कैसे साउंड करना है वो चिंता तो उनकी अपनी है कि हम एक एक व्याख्यान को, एक एक विषय को सबके सामने ऐसा परोसें कि नया नया कुछ मिलता जाए। निश्चित रूप से उसी दृष्टि से मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, और सेजल बहन बहुत अच्छी तरह से और ऐसे विषयों का चयन करती हैं जो आप सबको नई खुराक के रूप में वो कुछ ना कुछ देना चाहती हैं। बनारसी दास कृत अर्ध कथानक, ये बड़ा नया टाइटल है, नया ऐसा विषय है जो सामान्यतः हम ग्रंथों के टाइटल में इस तरह का विषय नहीं देख पाते, इस तरह के शब्दों का चयन नहीं देख पाते। निश्चित रूप से बनारसी दास जी ने यह जो विषय रखा, यह टाइटल रखा, इसके विषय में उन्होंने स्वयं अपने इस ग्रंथ में लिखा है कि लगभग 110 वर्ष तक मनुष्य का जीवन रहता है। आज भले हम एवरेज आयु कम मानते हों, लेकिन उन्होंने अपने इस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख भी किया कि लगभग 110 वर्ष मनुष्य की आयु होती है, और उन्होंने उस 110 वर्ष में से आधे वर्ष
यानी 55 वर्ष जब पूर्ण हुए तब यह ग्रंथ उन्होंने लिखा। और उस 55 वर्षों की जो उनकी अपनी जीवन यात्रा थी, 55 वर्षों में जो उन्होंने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए, उसी अनुभव को उन्होंने अपने इस ग्रंथ में साझा किया है। इस ग्रंथ का जो टाइटल रखा गया, बनारसी दास जी ने जो इस ग्रंथ का टाइटल रखा, वो इसी दृष्टि से रखा कि 55 वर्ष तक की जो अनुभव है, 55 वर्ष तक की जो उनकी जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा को उन्होंने अपने इस ग्रंथ में संजोकर रख दिया। इसीलिए कथानक तो उन्होंने लिखा, लेकिन आधा ही लिखा, क्योंकि पूर्ण आयु करने के बाद व्यक्ति कुछ लिख नहीं सकता। जब आयु ही पूर्ण हो जाएगी, फिर उसको लिखने का काम किसी और के द्वारा होगा, उनके द्वारा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने 55 वर्ष में जो उनके अनुभव थे जीवन यात्रा के, उसको उन्होंने उसमें समायोजित किया और कहा। लेकिन उनको यह बड़ी यूं कहना चाहिए कि 55 वर्ष उन्होंने आधा तो मान लिया था, लेकिन वो 110 वर्ष तक नहीं जी सके। 100 वर्ष जो उन्होंने औसत आयु मानी, उस 110 वर्ष को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। और जबकि लगभग 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी के आसपास उनकी मृत्यु हुई। यानी लगभग 10 वर्ष पहले ही, 110 से पहले उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया और उस 55 वर्ष के कथानक को उन्होंने इस कृति में, अर्ध कथानक में ढाला है। या उसको यूं कहें आज की भाषा में कि 55 वर्ष के उस कथानक को जब उन्होंने लिखा, आधे कथानक को, वह उनकी आत्मकथा थी। इसीलिए अध्यात्म का ग्रंथ होते हुए भी आत्मकथा के रूप में लिख पाना, ये बनारसी दास का अपना कवित्व था, उनकी अपनी काव्य शैली थी। अन्यथा आत्मकथा जिन जिन व्यक्तियों ने लिखी, वो अध्यात्म रस से दूर ही रहे, क्योंकि उनके जीवन की जो आत्मकथा है, वह आत्मकथा अध्यात्म से सराबोर नहीं हो पाती। जबकि इन्होंने ऐसे ऐसे विषयों को अपने इस ग्रंथ में लिया कि जो अध्यात्म रस से युक्त होते हुए भी अपने समाज के अन्य अन्य परिवेश को उन्होंने उसमें जोड़ा और यह अर्ध कथानक ग्रंथ की रचना की। 1586 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1700 ईस्वी में उन्होंने देह त्यागी। अर्थात लगभग 103 वर्ष 14 वर्ष के आसपास, 103 वर्ष के आसपास उनकी यह जीवन यात्रा चली। और इतने वर्षों तक जब उन्होंने अपना यह जीवन शुरू किया, 8 वर्ष की अवस्था में, प्रारंभ में ही 8 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए चटगांव, उल्लेख मिलता है चटसाल नामक स्थान पर उन्होंने प्रवेश किया। और जैसा कि उल्लेख उनके पिता के लिए मिलता है, पिता का नाम खरगसेन ये मिलता है, और उन खरगसेन पिता के लिए भी इसका उल्लेख मिलता है कि उन्होंने भी चटसाल नामक गांव में जाकर शिक्षा प्राप्त की। जैसा कि बनारसी दास ने अल्प समय में ही सारे विषयों का अध्ययन कर लिया, ऐसे ही उनके पिता की भी क्षमता थी कि उन्होंने अल्प काल में उस चटसाल गांव में रहकर उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। और ये पैतृक परंपरा, उनके अपने परिवार की पैतृक परंपरा थी कि जो दादा पिता से उनको यह मिली थी। उनके पिता ने चटसाल गांव में इस शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने भी चटसाल ग्राम में शिक्षा प्राप्त की। और दोनों ने, पिता पुत्र ने, अपनी शैली के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार यथाशीघ्र अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सभी विषयों में वो पारंगत हुए। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में इनके विवाह होने का उल्लेख मिलता है। अर्ध कथानक के संबंध में, प्रकाशन के संदर्भ में जब बात हम करते हैं, तो अर्ध कथानक ये नाथूराम प्रेमी इनके द्वारा संपादित है
और उस समय नाथूराम प्रेमी अपने अकादमिक साहित्य जगत से इतने व्यस्त थे कि उन्होंने जब अपने संपादकत्व में, अपने द्वारा संपादित करने में, जब इस ग्रंथ को हाथ में लिया, उससे 38 साल पहले 1683 में 43 में यह ग्रंथ तैयार हुआ और 1643 में जब यह ग्रंथ पब्लिश्ड हुआ, उससे 38 साल पहले प्रेमी जी ने इस ग्रंथ के संपादन का काम कर लिया था। ये देखिए, बड़ी उत्कंठा का विषय है कि नाथूराम प्रेमी के द्वारा संपादित यह ग्रंथ, जो उनके प्रिय ग्रंथों में, उनके संपादन के प्रिय ग्रंथों में यह ग्रंथ आता है। और नाथूराम प्रेमी ने जब यह ग्रंथ संपादित करने के लिए अपने हाथ में लिया, तो उन्होंने संपादन तो कर लिया, लेकिन कॉपी प्रेस में नहीं दी और इसका इंतजार उन्होंने 38 साल तक किया। और लगभग 1943 में इस ग्रंथ का जब संपादन होके प्रेमी जी ने जब यह ग्रंथ प्रेस में दिया, उस समय तक, उससे पहले उस समय तक वो अपने जैन साहित्य के इतिहास में के संपादन में लगे हुए थे। प्रेमी जी का बड़ा अच्छा ग्रंथ जो जैन साहित्य का इतिहास है, यह बहुत लोकप्रिय और बहुत इंफॉर्मेटिव और ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो बहुत संयमित और ऐसा अच्छा ग्रंथ यह देखने को मिलता है। लेकिन उस ग्रंथ के संपादन के तुरंत बाद जिस अर्ध कथानक नामक कृति का जब उन्होंने प्रेस कॉपी तैयार करवाई, और वह प्रेस कॉपी कौन सी, जो 38 साल पहले उन्होंने उस ग्रंथ को तैयार किया था प्रेस कॉपी के रूप में, ऐसी वह प्रेस कॉपी 38 साल तक प्रेस का इंतजार करती रही। तब कहीं जाकर जैन साहित्य के इतिहास के संपादन के बाद यह कृति प्रेस में गई। और प्रेस में जाने के समय उसके बाद इस ग्रंथ पर बहुत सारी चीजें, मूल ग्रंथ के साथ साथ भूमिका आदि तो पहले से उन्होंने तैयार की, लेकिन यह ग्रंथ जब हम देखते हैं पब्लिश्ड फॉर्म में, तो इसमें लगभग 16 परिशिष्ट दिए हुए हैं। किसी भी ग्रंथ का संपादन जब हम करते हैं और उस ग्रंथ का संपादन करने के बाद जब परिशिष्ट उसमें जुड़ जाते हैं, तो वह कृति एकदम खुल जाती है, एकदम उसका वर्ण विषय स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे ऐसे विषयों को उन्होंने परिशिष्ट में रखा, जिससे लगता है कि यह अर्थ कथानक उनके लिए इतना प्रिय तो था ही, लेकिन इतना खुला हो गया था कि 16 परिशिष्टों को देकर कृति को एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। अगर हम मूल कृति को न पढ़ पाए और केवल परिशिष्ट को देख लें, तो भी हमें ग्रंथ का पूरा वर्ण विषय समझ में आ जाता है। जैसे हम किसी किताब को खरीदने जब बुक स्टॉल पे जाते हैं और अनुक्रमणिका देखते हैं, अनुक्रमणिका से पता चल जाता है इस किताब में क्या है। ऐसे ही अनुक्रमणिका तो एक इंफॉर्मेटिव है, लेकिन ग्रंथ के विषय में अगर हमें पूरी जानकारी लेना होता है, तो हम ग्रंथ के परिशिष्ट को देखें कि परिशिष्ट में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है। ये अगर ये पता चल जाए तो निश्चित रूप से वह ग्रंथ, वह कृति हमारे लिए सहज ग्राह्य बन जाती है, पूरा वर्ण विषय खुल जाता है। तो ऐसे 16 परिशिष्ट जब उसमें जोड़े गए और इन 16 परिशिष्टों को जोड़ने के बाद जब यह ग्रंथ तैयार होकर आया, तो प्रेमी जी बड़े आह्लादित हुए और बड़ा समाज के लिए यह एक बड़ी उपकार की वस्तु बन गई कि अर्ध कथानक का प्रकाशन 1943 में हो गया। जो 38 साल तक जिसका इंतजार किया, ऐसी कृति संपादित होकर निकल गई। मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा कि ये जो कृति संपादित हुई, किसी भी कृति को संपादित करते समय संपादक को मूल प्रतियों का, मूल हस्त प्रतियों का बड़ा योगदान मिलता है और उन हस्तलिखित प्रतियों के विषय में
मैं ये कहूं कि जब प्रेमी जी इस ग्रंथ के संपादन में लगे हुए थे, तब उनको 5 स्थानों से, 5 जगह से इस अर्ध कथानक की पांडुलिपियां मिली, हस्तप्रत मिली, और वो 5 स्थानों से मिली। पहला है भोलेश्वर मुंबई के पंचायती मंदिर की प्रति, जो विक्रम संवत 1849 में लिखी गई थी। देखिए, ये अर्ध कथानक है लगभग 16वीं शताब्दी का। बनारसी दास जी ने 16वीं शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा, लेकिन उसकी प्रतिलिपि, मूल रचनाकार की प्रतिलिपि ना भी हो, तब भी जो लिपिकार, जो प्रतिलिपिकार होते हैं, उनके द्वारा जो प्रतियां लिखी जाती हैं, वो अलग अलग ग्रंथ भंडारों में संग्रहित होती हैं। तो मूल प्रति भले ना मिले, मूल प्रति मिल जाए तब तो उस संपादन का कहना ही क्या, वह संपादन इतना प्रामाणिक माना जाता है। लेकिन मूल प्रति न मिलने पर भी अगर उसकी प्रतिलिपि हुई है, उसके लिपिकार तैयार हुए और उसको लिपि के रूप में उन्होंने सुरक्षित रखा, वह भी एक संपादन के लिए बहुत उपयोगी प्रति होती है। तो पहली जो प्रति है, भोलेश्वर मुंबई के पंचायती मंदिर से जो प्रति मिली, वह लगभग विक्रम संवत 1849 में लिखी गई थी। और दूसरी प्रति दिल्ली में, दिल्ली के धर्मपुरा जैन मंदिर में से प्राप्त हुई, जो लगभग 1902 की, विक्रम संवत 1902 में लिखी गई। अब ये मैं विक्रम संवत बोल रहा हूं, और विक्रम संवत का मतलब है ईस्वी को अगर हमें ध्यान में रखें, ईस्वी सन को, तो 57 उसमें माइनस करना होगा, तब वो ईस्वी सन आ जाएगा। अर्थात लगभग 18वीं शताब्दी में इसकी बहुत सारी प्रतियां रचनाकारों ने की, लेखकों ने की, लिपिकारों ने की। और तीसरी प्रति वैदवाड़ा दिल्ली के मंदिर से प्राप्त हुई, जिसको भी आधार बनाकर नाथूराम प्रेमी ने इसका संपादन किया। और दो प्रति और उनको बाद में प्राप्त हुई, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथों में तो किया, लेकिन ये ग्रंथ उनको बहुत बाद में प्राप्त हो पाए। और वो 2 ग्रंथ हैं, एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के ग्रंथ भंडार से उनको प्राप्त हुई, जो छोटे लाल जैन, जो वहां के श्रेष्ठी थे, बाबू छोटे लाल जैन, उन श्रेष्ठी के मदद से इनको यह प्रति प्राप्त हुई। और 5वीं प्रति शादबाद विद्यालय, जो बनारस में स्थित है, वहां पर संवत 1948 की लिखी हुई प्रति प्राप्त हुई। उसमें लेखक अमीचंद श्रावक का यह उल्लेख मिलता है। तो ऐसे 5 प्रतियों के आधार पर यह कृति तैयार की गई, अर्ध कथानक का संपादन उन्होंने किया। 1849 जो मुंबई से प्राप्त हुई थी, उस प्रति को हमारे संपादक महोदय, उन्होंने उस प्रति को आदर्श माना, क्योंकि प्राचीन से प्राचीन वही थी। संपादन में देखिए, ये बहुत स्पष्ट नियम होता है कि जो प्रति ज्यादा प्राचीन होगी, वह मूल प्रति के नजदीक मानी जाती है। यानी प्राचीन प्रति में अशुद्धियां कम होंगी, गलतियां बहुत कम होंगी। इसलिए 1849 में जो प्रति उनको प्राप्त हुई थी, उसमें अंत में ये लिखा है, संवत 1849 श्रावण मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशे भौमवासरे लिखितम भगवान दास भिंड में राम। ये अंत में उन्होंने अपनी प्रशस्ति दी लिपिकर्ता ने, कि जो लिपिकर्ता हैं वो कौन है, तो उन्होंने कहा भगवान दास नामक लिपिकार के द्वारा भिंड में, भिंड एमपी में है, राजस्थान भिंड, तो वहां पर इसकी प्रति तैयार की गई। और ये 1849 ईस्वी श्रावण कृष्णा चतुर्दशी को यह पूर्ण की गई थी। तो ऐसी ये जो प्रतियां हैं, 5 प्रतियों के आधार पर, 5 प्रतियों का उल्लेख तो प्रेमी जी ने किया ही है, लेकिन 5 प्रतियों के आधार पर जो प्राचीन से प्राचीन प्रति है, उसको आदर्श प्रति मानते हुए यह संपादन किया गया है। अर्ध कथानक का जो लेखक है,
बनारसी दास, वो बड़े प्रतिभावान रचनाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। मैं उनके इस अर्ध कथानक का जो वर्ण विषय है, टोटल 675 पद्यों में, ये गद्य में नहीं है पद्य में है, 675 पद्यों में यह ग्रंथ लिखा गया। और इसमें दोहे और चौपाई, जैसे कि रामायण का उल्लेख है, रामचरितमानस में दोहे, चौपाई, लावनी, छंद वगैरह का उल्लेख मिलता है, ऐसे ही यह कृति भी दोहे और चौपाई के रूप में लिखी गई। यह उस समय की लगभग 16वीं शताब्दी में इस तरह की परंपराएं प्रचलित हो गई थीं। और ये जो छंद हैं साहित्य के, दोहा और चौपाई, ये उस समय के पॉपुलर छंद हैं, जिन छंदों में यह अर्धकथानक लिखा गया। हम देखते हैं कि आचार्य तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा, वह भी दोहे में और चौपाई में लिखा गया। तो ये 16वीं शताब्दी के आसपास की रचना रामचरितमानस भी कही जाती है, 16वीं 17वीं शताब्दी में की। तो ऐसे उस समय, उस काल में यह दोहा और चौपाई, सोरठा आदि इस तरह के जो छंद हैं, वह प्रचलित छंद के रूप में मान्य हैं। मैं इस अर्ध कथानक की भाषा के संदर्भ में एक बात कहूं कि इस अर्ध कथानक का जो भाषा है, वह यद्यपि भाषा तो हम यूं कहें कि देशी भाषा के रूप में यह लिखा गया है, लेकिन ग्रंथ की भाषा के संदर्भ में प्रेमी जी ने, नाथूराम प्रेमी जी ने बनारसी दास के इस कथन को ही कह दिया है। बनारसी दास ने अपने इस ग्रंथ में लिखा कि मध्य देश की बोली बोली, गर्भित बात कहाँ ही खोली। अर्थात ये मध्य देश में जब लिखा गया, और मध्य देश में जब ये लिखा जाने के बाद इसकी जो भाषा का जो निर्धारण है, तो ये मध्य देश की भाषा जो विभिन्न भाषाओं को मिलाकर बनी है, विभिन्न भाषाओं का उल्लेख जिस भाषा में है, ऐसे आधार बनाते हुए मध्य की बोली को ही उन्होंने इस ग्रंथ की बोली माना है, भाषा माना है। प्रेमी जी ने बोली से तात्पर्य उस समय की सामान्य बोलचाल का अर्थ दिया है, लेकिन सामान्य बोलचाल का तात्पर्य उन्होंने यह नहीं लिया कि वो कोई साहित्यिक भाषा में लिखा गया। अब देखिए, दो तरह की बातें आती हैं कि हम साहित्यिक भाषा के रूप में अगर उस ग्रंथ को माने, तो जो उस समय साहित्य की भाषा प्रचलित थी, चाहे वह संस्कृत हो, चाहे वह प्राकृत हो, पाली हो, या प्रदेश की भाषाएं, अन्य अन्य प्रदेशों में जो भाषा बोली जाती है, उस तरह की भाषा प्रचलित हो, तो उस भाषा का प्रयोग अर्ध कथानक में होना चाहिए। लेकिन बनारसी दास जी ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि ये मध्य देश की जो बोली है, उस भाषा में ये लिखा गया है। यानी सामान्य बोलचाल की जो भाषा होती है, जिस तरह की भाषा हम संवाद में प्रयोग करते हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग मैंने इस ग्रंथ में किया। लेकिन हम इस बात को जोर देकर कह सकते हैं कि जब हम उन मध्य देश की भाषा को देखते हैं, आज के संदर्भ में मध्य देश की भाषाओं का जब हम अध्ययन करते हैं, तो मध्य देश की भाषा के रूप में हमें बुंदेलखंडी, अवधी और ब्रज, ये मध्य देश की भाषाएं प्रमुख मानी जाती हैं। तो बुंदेलखंडी अथवा ब्रज अथवा ये अवधी, इस तरह इन भाषाओं का प्रयोग हम इस अर्ध कथानक में देख पाते हैं। लेकिन अर्ध कथानक को जब हम गहराई से अध्ययन करते हैं, तो इन भाषाओं का प्रयोग तो हमें मिलेगा, लेकिन इन प्रयोगों के साथ साथ उसमें उर्दू के तथा फारसी के बहुत सारे शब्द ऐसे मिलेंगे जिनका प्रयोग आज हमारे भाषा में, बोलचाल में इतना मिल गया है। इसीलिए उस समय भी बनारसी दास ने अपने इस ग्रंथ में भाषा का प्रयोग वही किया जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होता था। यूं कहना चाहिए कि अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी जैसे शब्दों का प्रयोग
बनारसी दास जी ने अपने अर्ध कथानक में तो किया ही किया, उर्दू और फारसी जैसे शब्दों का प्रयोग अर्ध कथानक में ज्यादा मिलता है, इसलिए हम इस भाषा का प्रयोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस मिश्रित भाषा, बोलचाल की भाषा जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग अर्ध कथानक में देखा जा सकता है। बनारसी दास की जो अन्य रचनाएं हैं, उन रचनाओं के संदर्भ में हम देखें तो सबसे पहले उनकी रचना नाटक समयसार मिलती है। नाटक समयसार बहुत अच्छा ग्रंथ है, जो जैन ग्रंथ के रूप में हम उसको मानते हैं। नाटक समयसार के अतिरिक्त उनकी जो कृतियां हैं वो बनारसी विलास, एक कृति मिलती है बनारसी विलास। यह बनारसी विलास एक संग्रह ग्रंथ के रूप में हम देख पाते हैं। बनारसी विलास में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ग्रंथों का, छोटे छोटे पद्यों के संग्रह इसमें किए गए हैं और 47 लगभग 48 अनेक विषयों को मिलाकर, 48 विषयों को मिलाकर यह ग्रंथ पूरा का पूरा रचा गया है, जिसमें ज्ञान बावनी, जिन सहस्र नाम, सूक्त मुक्तावली, कर्म प्रकृति विधान, मार्गणा विधान, श्लाका पुरुषों की नामावली, वेद निर्णय पंचाशिका, शिव मंदिर, साधु वंदना, मोक्ष पैड़ी वंदना आदि इस तरह के विषय उन्होंने लिए और ऐसे लगभग 48 विषय उसमें मिल जाएंगे, जिसके आधार पर, जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने बनारसी विलास नामक कृति की रचना की। उनकी चौथी रचना थी एक अलग रचना, जो 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने लिखी थी। देखिए कितनी अल्प अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने नवरस रचना, ये बहुत उनकी पहली रचना है, प्राचीन रचना, नवरस रचना। 9 प्रकार के रसों का जो उल्लेख हमारे साहित्य में मिलता है, उस तरह की रचना इन्होंने लिखी। तो ये कुछ ग्रंथ उनके ऐसे मिलते हैं जो उन्होंने अपने इस साहित्यिक यात्रा में, उनके कृतियों का उल्लेख हमें मिल जाता है। और उनकी यह चौथी रचना जो मिलती है वह है अर्ध कथानक, जो लगभग 1943 में पब्लिश्ड होकर हमारे सामने आती है। बनारसी दास जी का जो व्यक्तित्व है, बनारसी दास जी का जो अकादमिक व्यक्तित्व हम कहें, जो उनकी काव्य रचना धर्मिता है, उस रचना धर्मिता के विषय में अगर हम देखें तो उनके ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से उन्होंने बहुत कुछ विचार किया है। उन ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से जब विचार करने की बात आती है तो अर्ध कथानक के परिशिष्ट में जब हम देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे विशेष स्थानों के परिचय उन्होंने इस ग्रंथ से निकाले हैं। उन विशिष्ट स्थानों के परिचय, उदाहरण के लिए मैं कहूं, अमरसर नामक स्थान का उल्लेख उन्होंने किया। और उस अमरसर, देखिए कई बार रचनाकार सीधे अपनी बात को नहीं कहता है और घुमाकर एक काल्पनिक दृष्टि को रखकर ग्रंथों के वर्ण विषय को स्पष्ट करना चाहता है। तो अमरसर नामक स्थान का उल्लेख करते हुए उन्होंने जयपुर की संरचना का उल्लेख किया। जयपुर के गोविंदगढ़ के समीप का जो वर्णन किया वो उन्होंने अमरसर नामक स्थान का उल्लेख करते हुए किया। और इसका संबंध, इस स्थान का, अमरसर नामक संबंध, इस स्थान का जो संबंध है श्वेतांबर के खरतरगच्छ परंपरा के जिन कुशल सूरी के द्वारा उनका संबंध बैठता है। तो ऐसे बनारसी दास जी ने उन स्थानों की जो जैन क्षेत्र, जैन साहित्य से संबंध रखने वाले हैं, ऐसे अनेक क्षेत्रों की उन्होंने
उल्लेख किया। एक नरवर नामक स्थान का भी उल्लेख किया। नरवर हमें साहित्य में उल्लेख मिलता है ग्वालियर प्रदेश के लिए, ग्वालियर स्थान के लिए, और उसी का वर्णन नरवर नामक स्थान का उल्लेख भी उन्होंने ग्वालियर राज्य के एक प्राचीन स्थान से किया है। इस नरवर नाम का उल्लेख आचार्य गणधर के द्वारा, जो ज्ञानार्णव जिनकी रचना है, ज्ञानार्णव, मैं शायद रचनाकार का नाम भूल रहा हूं, ज्ञानार्णव, तो ज्ञानार्णव के जो ग्रंथ है उसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है नरवर का, और वो ग्वालियर के पास स्थान के लिए किया गया है। ऐसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी जानकारी प्राप्त होती है अन्य स्थानों की। रचनाकार ने जिन विद्वानों का नाम उल्लेख घटना स्थल या वृत्तांत के रूप में किया है, ऐसे भी उल्लेख परिशिष्ट में दिए गए हैं। अनेक विद्वानों के परिशिष्ट परिचय कथाओं के रूप में भी रचनाकार ने दिए, और उन कथाओं का उल्लेख करते हुए रचनाकार ने जब उल्लेख किया तो ऐसा लगता है कि वास्तव में रचना धर्मिता के उन समस्त गुणों का प्रतिपादन हमारे अर्ध कथानक में हुआ है। इसका तात्पर्य हुआ कि जब हम किसी भी स्थान का उल्लेख करते हैं और उस स्थान का उल्लेख करते समय ऐसी घटनाओं का के उल्लेख के साथ करें जो वहां का सजीव चित्रण हमें दिखाई देने लगे, ऐसे उल्लेख हमारे इस कथानक में दिखाई देता है, मिलता है। प्रेमी जी ने अनेक जातियों का भी उल्लेख अपने इस ग्रंथ में किया कि ऐसी जातियों का भी उल्लेख इस अर्ध कथानक में हुआ है जो समाज की विभिन्न दशाओं का, विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लगभग 29 पद्यों में 36 प्रकार की जातियों का उल्लेख अर्ध कथानक में हुआ है, जो ये पता चलता है जिससे कि हमारी सामाजिक स्थिति उस समय क्या थी। आज हम समाज में देखते हैं कि जब विवाह, शादी या कोई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होता है, और उस प्रतिनिधित्व में हर एक जाति का अपना महत्व होता है कि उस जाति के अस्तित्व के बिना वो काम पूरे नहीं होते हैं। ऐसे 36 प्रकार की जाति, जैसे हम कहते हैं ना, ये इस गांव में तो 36 कौम का निवास हो रहा है, तो ऐसे 36 प्रकार की जातियों का उल्लेख इस अर्ध कथानक में हमें देखने को मिलता है। और वो उल्लेख इस बात का प्रतीक है कि उस समय की जो सामाजिक दशाएं थी, सामाजिक स्थिति थी, वो ऐसी थी कि हर प्रकार की जाति के वर्ग का समाज में अपना प्रतिनिधित्व था, और उसके बिना समाज के कई काम रुक जाते थे। तो ऐसे सामाजिक कर्तव्यों के प्रति, सामाजिक दायित्वों के प्रति अर्ध कथानक ऐसा ग्रंथ है जो वास्तव में उस समय की संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। प्रेमी जी ने अर्ध कथानक का दूसरा संस्करण भी निकाला, लेकिन उस दूसरे संस्करण में और पहले संस्करण में जब हम देखते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं है, वही का वही उन्होंने निकाला, लेकिन कुछ अपनी भूमिका में, अपने विस्तार से उन्होंने कुछ चीजों को जोड़ा जो नए संस्करण की उपयोगिता को उन्होंने साबित किया है। उस समय के संपादन शैली में अर्ध कथानक के वो पाद टिप्पण, देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें आती हैं जब संपादक अपने ग्रंथ का संपादन करते समय नीचे फुटनोट के रूप में कुछ चीजें देता है, और वो फुटनोट इतने महत्वपूर्ण के होते हैं, इतने महत्वशाली होते हैं कि उनका अगर अभाव कर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि ग्रंथ खाली खाली है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। तो वो फुटनोट जो विषय सामग्री को पूरा करने वाले होते हैं, जो कथानक को पूरा आगे गति देने वाले होते हैं, वो फुटनोट भी जो पाद टिप्पण के रूप में प्रेमी जी ने रखे। ऐसे संपादन कला के धनी नाथूराम प्रेमी
उस अर्ध कथानक के उन प्रसंगों को इस तरह से बखूबी जोड़ पाते हैं जो किसी भी विषय की पूर्णता के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो ऐसे यह अर्ध कथानक हमें कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण लगता है। एक बड़ी अच्छी बात जो हम समाज में देख पाते हैं कि अंधविश्वास और अध्यात्म का विरोध, इस तरह की बातें भी समाज में देखी जाती हैं। और ये अध्यात्म का विरोध करते हुए जो अंधविश्वास को स्वीकार करना है, पूजा करना है, उनके बातों पर ध्यान देना है, इस बात को उन्होंने उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना का उन्होंने उल्लेख किया है। अर्ध कथानक प्रारंभ करते समय उन्होंने चूंकि आत्मकथा उन्होंने लिखी और आत्मकथा में अपने पिता के इस अनुभव को भी उसमें जोड़ा, माता पिता के अनुभव को, जो हमें यह संदेश देता है कि ऐसी बातों पे हमें अंधविश्वास के रूप में तो हम स्वीकार करें, लेकिन श्रद्धा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये बनारसी दास जी के अपने शब्द हैं कि हमें अंधविश्वास तो अगर स्वीकार किया गया हो, किसी ने अपने जीवन में स्वीकार किया हो, तो वो श्रद्धा के रूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन उनके माता पिता के साथ ऐसी घटना घटी कि जिन्होंने उसको श्रद्धा के साथ स्वीकार किया और उसको अर्ध कथानक में अंधविश्वास की संज्ञा दे दी गई। और घटना यह है कि जब बनारसी दास जी का जन्म हुआ, उससे पहले की घटना है कि वो एक कहीं स्थान पर इसमें रोहतक के आसपास कहीं स्थान का उल्लेख आया है कि वहां पर वो कोई स्थान पर जाते हैं, उनके माता पिता, और वंदना करते हैं, अपने मनौती मांगते हैं कि हमारे संतान की प्राप्ति हो। इनके संतान नहीं थी। बनारसी दास के जन्म होने से पहले की घटना है कि उनके माता पिता मनौती के लिए जाते हैं और संतान की अपेक्षा रखते हैं, और वो 3 बार उनके पिता माता को लेकर उनके दर्शन करने जाती हैं। कोई स्थान का नाम आ रहा है, मैं अभी भूल रहा हूँ। तो वो उस स्थान पर जाकर उन्होंने मनौती की कि हमारे एक संतान पैदा हो और ऐसा ही हो और ऐसी हो। तो संतान की प्राप्ति, उनके माता को तो ऐसे अंधविश्वास को उन्होंने ऐसे पकड़ लिया कि वास्तव में उस स्थान पर जाने का परिणाम है, वहां मनौती मांगने का परिणाम है कि हमारे बनारसी दास जी का जन्म हुआ, बच्चा उत्पन्न हुआ। और भगवान पार्श्वनाथ जो बनारस में मंदिर है, वहां पर किसी पंडित के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई कि तुम अपने बच्चे का नाम भगवान पार्श्व से संबंधित यानी बनारस रखना, तो यह बच्चा बहुत यशस्वी होगा, कीर्तिवान होगा। ऐसा जब उनको निर्देश मिला, तो इस अंधविश्वास को उन्होंने अपने अंदर तक बैठा लिया, उनकी माता ने, और उन्होंने वही किया, और वो बनारसी दास का जन्म हुआ और बनारसी दास उनका नाम रखा गया। ऐसा एक वृत्तांत आता है जिसका उल्लेख बनारसी दास जी ने अपने इस ग्रंथ में किया है। तो ऐसी ये बहुत सारी समाज की ऐसी अंधविश्वास की बातें और अध्यात्म रस से अलग हट करके, आध्यात्मिक दृष्टि से अलग होकर उन कुछ बातों का निर्देश भी इस कृति में हमें देखने को मिल जाता है, जो यह बताता है कि यह अंधविश्वास और अध्यात्म ऐसे बहुत सारे विषय इसमें समाहित हैं जो व्यक्ति को समाज में बहुत जरूरत पड़ती है कभी कभी, और व्यक्ति उस हवा में बह जाता है। लेकिन बनारसी दास जी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अंधविश्वास को अंधविश्वास के रूप में ही लेना चाहिए, हमें उसको श्रद्धा का स्थान नहीं देना चाहिए। ये समाज के लिए उसमें संदेश दिया गया है। अगर हम
अर्ध कथानक के विषय में और भी जानकारी लेना चाहें, इसके विषय में कुछ और कहना चाहें, तो एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि बनारसी दास जी अकबर के समय लगभग हुए। अकबर का भी वही टाइम है, 16वीं शताब्दी, और अकबर के समय ये थे। बनारसी दास जी का समय अकबर के समय का माना जाता है। बनारसी दास जी ने जिन मूल्यों को अपने इस अर्ध कथानक में स्थान दिया, और उन मूल्यों के संदर्भ में ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो मूल्य हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, चाहे वह सहिष्णुता का मूल्य हो, चाहे वह क्षमा का मूल्य हो, चाहे वह दान देने की बात हो। जो हमारे जैनिज्म के सिद्धांत हैं, उन जैनिज्म के सिद्धांतों को अर्ध कथानक में पिरोया गया है। जगह जगह उन्होंने इन चीजों का उल्लेख किया है, चाहे वह दान हो, चाहे पूजा हो, चाहे वह भक्ति हो, चाहे वह अध्यात्म रस हो, या सहिष्णुता आदि जैसे मूल्य हैं, उन मूल्यों का उल्लेख किया गया है। और अर्ध कथानक में इस बात का विशेष उल्लेख आता है कि उस समय, अकबर के समय, ऐसी बहुत सारी विचार गोष्ठियां चलती थी। अकबर स्वयं अपने राज्य में, अपने स्थान पर, आगरा में और आसपास उन स्थानों पर वैचारिक सौहार्द बनाने के लिए गोष्ठियों का आयोजन करता था, जिसमें बनारसी दास जी भी रहते थे। वो भी जाते थे, वो भी उसमें सहभागी बनते थे, और वहां जाकर थोड़े छोटे छोटे जो कवित्व सुनाने का अवसर इनको मिला होगा, वहां होने वाली चर्चा जो अध्यात्म रस से युक्त थी, उस चर्चा से इनके अंदर, बनारसी दास जी के अंदर और भी कवित्व का प्रस्फुटन हुआ। और सबसे बड़ी बात यह कि उस समय इस तरह की गोष्ठियों का प्रभाव ये पड़ा कि अकबर ने दीन इलाही धर्म का प्रचलन, स्थापना की। दीन इलाही की उन्होंने स्थापना की, जो इस तरह के मूल्यों से युक्त थे। वो कोई दीन इलाही कोई मुस्लिम का धर्म नहीं है, वो मानव धर्म के विषय में कहता है कि दीन इलाही ऐसा धर्म है जो मनुष्यता के लिए इन मूल्यों को बहुत जरूरी है जानना। और उस दीन इलाही की जो बातें हैं, चाहे वह दान की बात हो, इसमें 10 विषय दीन इलाही के कुछ गुण दिए हैं कि दीन इलाही के जो प्रमुख बातें हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं, वो दान से संबंधित हैं। दुष्टों को क्षमा अथवा शांति से क्रोध को का समन करना। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्षमा देना, दान देना, क्रोध को समन करना। और क्रोध को समन करने का भाव किससे? हम दुष्टों को क्षमा करके क्रोध को समन करें, क्षमा भाव दे करके उनके क्रोध को शांत करें, ये दीन इलाही में कहा गया। सांसारिक भोगों से विरक्ति, सांसारिक बंधता से विरक्ति, परलोक चिंतन, कर्म विपाक पर ज्ञान और भक्ति के साथ चिंतन करना, ऐसे अद्भुत कर्मों का बुद्धिपूर्वक मनन करना, सबके प्रति मीठा स्वर और मीठी बातें बोलना, भाइयों के प्रति अच्छा व्यवहार, अपने पहले की उनकी बातों को मानना, लोगों के प्रति विरक्ति और ईश्वर के प्रति अनुरक्ति, इस तरह के विषय उस दीन इलाही धर्म में ईश्वर से प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण की बात, आत्मसमर्पण की बात उस दीन इलाही धर्म में कही गई है। ये दीन इलाही धर्म का जो ये सिद्धांत हैं, प्रमुख बातें हैं, सभी बातें इसमें नहीं आई, लेकिन जो प्रमुख बातें हैं वो बातें उसी गोष्ठी का परिणाम है, गोष्ठी का ही परिणाम है कि इस तरह के विचारों को निकाल करके राजा ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। और अर्ध कथानक, बनारसी दास जी ने अर्ध कथानक में इस बात का उल्लेख किया कि ये जो दीन इलाही धर्म है, ये वास्तव में मूल्यों की स्थापना का धर्म है, और ऐसे मूल्य हम भी अपने जीवन में पालें, और उन मूल्यों को अर्ध कथानक में अलग स्थान दिया गया। ये दीन इलाही की बात तो अलग है, लेकिन दीन इलाही की बात के साथ साथ जो जैनिज्म के मूल्य हैं, जो हमारे मानवता के मूल्य हैं, उन मानवता के मूल्यों को अर्ध कथानक में बनारसी दास जी ने पृथक से उल्लेख किया, जिसमें दान की बात आती है, क्षमा की बात आती है। ऐसे जो हमारे धर्म हैं
हमारे धर्म के जो प्रमुख गुण हैं, जैसे हम कह सकते हैं 10 धर्मों की बात आती है, या सामान्य रूप से जो हम जीवन जीते हैं, अहिंसा की बात आती है, तो ऐसे विषयों को हम अपने जीवन में स्थान दें, इस बात का उल्लेख अर्ध कथानक करता है। अर्ध कथानक के संदर्भ में इन बातों का जब हम उल्लेख करते हैं, तो लगता है कि यह कृति वास्तव में समाज के उन समस्त मूल्यों को प्रदर्शित करने वाली है। समाज के लिए ऐसा एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाली है, जिसमें हमारे हर तरह के जीवन उससे जुड़े हुए हों। पर वास्तव में अर्ध कथानक समाज की उस स्थिति का वर्णन नहीं करते कि उस समय सामाजिक रीति रिवाज क्या थे, इतना कोई ज्यादा विशेष वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बातें उसमें कही गई हैं। और उसमें डॉक्टर ताराचंद ने अर्ध कथानक की आलोचना, इस विषय पर एक आर्टिकल लिखा, जिस पर उन्होंने कहा कि अर्ध कथानक में बनारसी दास जी का जो व्यक्तित्व निखर कर आया, वो व्यक्तित्व 3 तरह की चीजों को लेकर निखरा है। और वो 3 तरह की जो सामाजिक चिंतन है, वो 3 तरह की जो चीजें हैं, वो एक तो है आत्मचरित्र को लेकर अपनी बात को कहना, और उन्होंने अपना इस अर्ध कथानक को लिखा, और ये आत्म कथा के रूप में उन्होंने ये कथानक लिखा। दूसरा जो है उत्तर भारत की सामाजिक परिस्थितियों के विषय में उन्होंने इस पे बहुत कुछ प्रकाश डाला है। उत्तर भारत की, यानी उत्तर भारत में जो एकदम उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर आदि का जो क्षेत्र है, वहां की सामाजिक अवस्था का उल्लेख किया। और तीसरी जो बात है, उत्तर भारत से मतलब केवल उत्तर भारत नहीं, ये मध्य भारत से ऊपर का जो हिस्सा है, इसको हम ले सकते हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, राजा और प्रजा के संबंधों को लेकर, इस बात को लेकर सामाजिक परिस्थिति का जो वर्णन है वो बड़ा सटीक है। अर्ध कथानक में जो ये वर्णन किया राजा और प्रजा के संबंधों को लेकर, वो बहुत सटीक वर्णन किया कि राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा का के प्रति कैसा कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ तक कि एक बार बनारसी दास अकबर, जहांगीर और ये शाहजहां के समकालीन थे, और उनको इन तीनों बादशाहों के प्रति बहुत भक्ति थी। बनारसी दास जी को बहुत भक्ति थी, लेकिन एक बार उनको ऐसा पता चला जब अकबर की मृत्यु हुई, उस समय इनको बहुत आघात लगा, बनारसी दास जी को बहुत आघात लगा जब अकबर की मृत्यु हुई। तो उस मृत्यु के समय इन्होंने जो अपना वक्तव्य मतलब अर्ध कथानक में उल्लेख किया, बड़ा सजीव वर्णन है। और चूंकि भक्ति के रूप में वो अपने राजा को पसंद करते थे, भक्ति के रूप में उनके पद को प्रतिष्ठित मानते थे, भक्ति उनके साथ जुड़ी हुई थी, इसलिए जैसे कि हम भगवान के प्रति भक्ति रखते हैं और भगवान का कहीं अनिष्ट हो जाए, भगवान का के साथ कोई घटना घट जाए मंदिर आदि में, तो हमें जैसे दिल में ठेस लगती है, ऐसे ही संभवतः बनारसी दास जी के दिल में भी ठेस लगी उस समय, और ऐसा उल्लेख बनारसी दास जी ने अपने इस ग्रंथ में किया है। तो सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में और भी चीजें इन्होंने दिया है कि अपने व्यापार को लेकर की भी इन्होंने अपनी बात की है कि जब ये इनके पिता 1616 ईस्वी में जब इनके पिता की मृत्यु हुई और सारा दायित्व इन पर आ गया, तो इन्होंने अपने व्यापार करना का मन में सोचा कि अब व्यापार तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा परिवार और घर सब चीजें कैसे संभलेंगी। तो अपना व्यापार तो संभाला उन्होंने, लेकिन बेपरवाही उन्होंने रखी, और आगरा से कुछ इन्होंने माल उठाया, लेकिन वो माल समय पर बिका नहीं, या जो भी स्थितियां बनी हों, वो
समय पर उसका पैसा नहीं चुका पाए। नहीं चुकाने पर बाद में उन्होंने चुकाया, लेकिन एक बार उनको उसका उलाहना आया कि आपको जो माल दिया था उसका पैसा चुकाइए, इस तरह का उल्लेख आया। तो बाद में चुकाया होगा, लेकिन एक बार इनके पास स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने व्यापार में ज्यादा ध्यान दिया नहीं। व्यापार की चिंता तो थी, चिंता तो इन्होंने की, लेकिन उस चिंता का उनका कोई रूप सामने नहीं आया। और ये हुआ कि इन्होंने, बनारसी दास जी ने अपने इस व्यापार को छोड़कर वो किसी अपने संबंधी को, किसी व्यक्ति को अपने व्यापार में लगाकर और ये स्वयं यात्रा पे निकल गए। यात्रा पे निकल जाने के बाद फिर चूंकि व्यापार तो गड़बड़ा गया था, फिर भी उन्होंने वापस यात्रा से लौटने के बाद अपने व्यापार को संभाला और वो जो आगरा का जो पैसा देना था वो उन्होंने उसका हिसाब चुकाया। लेकिन इस तरह से उनके जीवन में इस तरह की घटनाएं, उतार चढ़ाव भी आए और उन उतार चढ़ावों को उन्होंने झेला, अपने समझा और उन्होंने उस चीज का उल्लेख भी अपने इस अर्ध कथानक में किया है। इस तरह से अगर हम अर्ध कथानक के अन्य विषयों को देखें तो वो ऐसे विषय भी इसमें आए हैं जिनके विषय में हम यहाँ पूरी चर्चा कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन कुछ बिंदु के रूप में मैं आपके सामने रखता हूं कि जहां शासन में धार्मिक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, इस बात का उल्लेख हमारे इस ग्रंथ में आया है। शासन करते समय अगर हमें धार्मिक क्रियाओं के प्रति सजग नहीं रहे, भले शासन कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपने समाज के साथ चल रहे हैं, लेकिन जहां धार्मिक कट्टरपना हमें दिखाना हो, जहां धार्मिक व्यवस्थागत हमें कोई बात, अपने दायित्व को निभाना हो, तो वहां किसी तरह का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इस बात का उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ में किया। अर्ध कथानक इस बात को भी साथ में लेके चलता है कि समाज में कैसे कैसे व्यक्ति मिलते हैं। तो जैसा हमारे साहित्यकार उत्तम, मध्यम और जघन्य, सज्जन और दुर्जन, ऐसे पुरुषों का विभाजन करते हैं। साहित्य में इस तरह का विभाजन मिलता है कि समाज में दोनों तरह के व्यक्ति मिलेंगे, सज्जन भी मिलेंगे, दुर्जन भी मिलेंगे। सज्जन का स्वरूप यह होगा, दुर्जन का स्वरूप यह होगा। हमारे प्राकृत साहित्य में, जैन साहित्य में तो बहुत ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसे ही यह अर्ध कथानक भी मनुष्यों की पहचान उनके अपने गुणों से करता है। और अर्ध कथानक में इस बात को कहा भी गया कि उत्तम, मध्यम और जघन्य, अधम, इस तरह के 3 प्रकार के मनुष्य समाज में मिलते हैं और उनकी परिभाषाएं भी दी कि 3 प्रकार के मध्यम, उत्तम, मध्यम, जघन्य कौन से पुरुष हैं। तो उनका उल्लेख भी मिलता है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मध्यम हैं, ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के दोषों को छुपाकर अपने गुणों को विशेष रूप से कहते हैं। देखिए कैसी बात कही कि जो दूसरों के दोषों को छुपाकर अपने गुणों का विशेष रूप से कहते हैं और अपने गुणों को छोड़कर दोष ही बताते हैं, वो उत्तम है। जो परायों के दोष और गुण दोनों कहते हैं और अपने गुण दोष भी बताते हैं, ऐसे मध्यम। और तीसरे अधम, जो सदा पराय दोष कहते हैं, उनके गुणों को छुपाकर परंतु अपने दोषों को लोप करके ही गुणों का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे जघन्य, अधम। इस तरह के का उल्लेख भी हमारे इस कथानक में मिलता है। बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों को हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। अध्यात्म का विरोध नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष उल्लेख हमारे अर्ध कथानक में ये बात आई है। बहुत सारे रचनाकारों का उल्लेख भी इस ग्रंथ में आया है। जैसा कि मैंने कहा, 16 परिशिष्टों में इस ग्रंथ का जो विभाजन है 16 परिशिष्टों में दिया गया है। और वो जैसे सबसे पहले उन्होंने रचनाकारों एवं ग्रंथों में आए हुए व्यक्तियों का उल्लेख किया। ऐसे ही स्थानों की सूची का उल्लेख किया कि उस
ग्रंथ में, कथानक में कौन कौन से स्थानों का उल्लेख किया है, संबंधित व्यक्तियों का परिचय, जो प्रमुख अर्ध कथानक से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, ये खुद श्रीमाल जाति के थे। बनारसी दास जी व्यापारिक परिवार से थे, श्रीमाल जाति के, और राजस्थान में यह जाति सबसे ज्यादा मिलती है, श्रीमाल। तो ऐसा लगता है कि उनका संबंध राजस्थान से ज्यादा रहा, और राजस्थान और गुजरात में यह अर्ध कथानक सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। आज भी इसका ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। तो स्थानों की सूची, संबंधित व्यक्तियों के परिचय और उद्धरणों की जानकारी, जो अलग अलग ग्रंथों से रचनाकार ने अर्ध कथानक में जो उद्धरण लिए, उन उद्धरणों को भी उन्होंने इसमें परिशिष्ट में रखा। ये सब जो बात हैं, ये प्रेमी जी ने 16 परिशिष्टों में जो विभाजन किया, वह विभाजन ग्रंथ की समीक्षा करने के लिए, ग्रंथ के विषय को जानने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करता है। और उनके जो मित्र हैं पंडित शिव सहाय, उनके द्वारा यह परिशिष्ट तैयार किया गया। तो ऐसा यह ग्रंथ निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मैं और भी विषय इसमें ले पाता, लेकिन समय हो रहा है, और हमारे पाठकों के, सुनने वालों के, जो हमारे इस कोर्स में जो रजिस्टर्ड विद्यार्थी हैं, समाज के श्रेष्ठी लोग आदि, उनके मन में कुछ अगर जिज्ञासाएं हों, तो निश्चित रूप से 2-5 मिनट में मैं अपनी बात और रखूंगा, ताकि लोगों की जिज्ञासाएं भी पूरी हों और इस ग्रंथ के विषय में और भी बातें कही जा सकें। सेजल बहन से मेरा निवेदन कि समय तो हो गया है, आप अगर कहें तो कुछ और बात कहूंगा। हाँ, है हमारे पास थोड़ा सा समय। मैं चाहता हूं कि अगर अच्छा। 2-4 क्वेश्चन भी आते हैं, तो उन क्वेश्चनों के समाधान के साथ साथ मैं अपनी बात और इसमें कह दूंगा। जरूर जिनेंद्र कुमार जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जब वक्ता काफी विद्वान होता है, तो हमारी उम्मीद उनसे बहुत ज्यादा होती है, और हम चाहते थे कि आज आप बनारसी दास के पूरे जीवन की भी और बहुत सारी बातें हमें बताएं। जैसे कि ये एक ऐसी आत्मकथा है जो हिंदी भाषा की प्रथम आत्मकथा है, और जिनके जीवन में काफी उथल-पाथल रही है। मतलब 3 शादियाँ, और उसके बाद 2 पत्नियों का मृत्यु, और काफी संतानों को भी उन्होंने अपने जीवन से संभाला है। हाँ, मतलब ये सारी चीज़ें, मृत्यु हुए, संतानों के भी मृत्यु हुए, और उसके बाद उन्होंने जो एक अध्यात्म मत रखा, वो भी अपने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही। कि मुझे ऐसे ही सहज रूप से याद आया कि उनके जीवन के साथ जो किंवदंती जुड़ी हुई है। एक की बात आपने कही कि वो अकबर बादशाह के समय, तो वो बात ऐसे उन्होंने मज़ाक के रूप में भी रखते थे, वो काफ़ी मज़ाकिया थे। तो वो कहते हैं कि वो उनका मृत्यु की खबर सुनकर वो खुद गिर गए। तो ऐसी, और एक कचौरी का प्रसंग भी आता है कि कचौरी का भी है। 7 महीनों तो तक कचौरी ऐसे ही बिना खाते रहे। पैसे, और 14 रुपया बाद में दिए। तो वो सारे काफ़ी रसिक प्रसंग है। मतलब वो एक पूरी ऐसी कथा रही जो एक फ़िल्म की तरह चली हुई है। और वो एक दूसरी कथा भी आती है कि वो अपने मित्र के ससुर के साथ पाटन जा रहे हैं, और चोर के गाँव में वो लोग रुक जाते। तो ये जो सारी छोटी-छोटी कथाएँ हैं, उससे हमें उस समाज कैसा था, मतलब वो चोर के गाँव में रुक जाते हैं, और वो जो चोर है वो ब्राह्मणों को नहीं चोरते हैं। तो हमारे ये कवि है, वो जनेऊ पहन लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ये तो है मैडम, ये है हाँ, जो अर्ध कथानक में जो विविध विषय मैंने कहे, उन विविध विषयों में वही वहम और अंधविश्वास की बात को लेकर है, जहां ये आता है कि 2 बार अपनी पत्नी को वो उस यात्रा के लिए ले गए। किस यात्रा के लिए? कि बनारसी दास को हम मनौती के रूप में हम प्राप्त करें। इस तरह की बातें भी आती हैं। और एक बार तो वो रास्ते में लुट भी गए थे चोरों से। तो ऐसे बहुत सारे वृत्तांत हैं। इसी तरह जनेऊ की कथा भी आती है, जो आपने कहा ना, वो भी उल्लेख है। साहूकारों का वैभव, इस तरह के विषय भी उसमें दिए हुए हैं, जो मैंने संक्षेप में, मतलब
समय होने के कारण छोड़ दिए हैं, तो वो सारे विषय इसमें दिए हुए हैं। गुण और दोषों के विषय में पहचानने की बात कही गई कि हम कैसे गुण दोषों के आधार पर व्यक्ति को पहचान पाए, तो इसका उल्लेख भी बनारसी दास जी ने उल्लेख किया है कि हमें इस तरह से व्यक्ति की पहचान कर लेना चाहिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व को इस तरह से जान लेना चाहिए। कचौरी वाली बात जो आपने कही कि इतनी कचौरियां खाई फिर भी वो पैसे नहीं मांगता था और बाद में फिर उनका सब चुकती किया, ये सारा उल्लेख है। पर समय चूंकि हो चुका था और अन्य विषयों को मैंने ले लिया, तो नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, मतलब इसीलिए थोड़ी-सी बात मुझे लगा कि मैं भी प्रस्तुत करती जाऊँ नहीं आपके साथ। करिए करिए, और मैं एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा है, मुझे लग रहा है उस क्वेश्चन से आप काफ़ी सारी बातें भी कहेंगे कि बनारसी दास श्वेतांबर ट्रेडिशन के थे या फिर दिगंबर ट्रेडिशन हाँ के? हाँ हाँ, तो ये सवाल में से काफ़ी कुछ बातें आएगी। देखिए ये रचनाकार तो श्वेतांबर हैं जन्म से, और इनके जो पैतृक परंपरा है वो श्वेतांबर परंपरा से संबंध रखते हैं। लेकिन ऐसा होते हुए भी ये रचनाकार एकमात्र ऐसे हैं जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान रूप से मान्य किए जाते हैं। भले वो श्वेतांबर परंपरा में जन्मे, श्वेतांबर परंपरा के घर में रहे, मतलब उनका लालन पालन हुआ, श्रीमाल जाति के थे, ब्राह्मण जाति श्रीमाल कहलाती है और श्रीमाल जैन परंपरा में भी मान्य होते हैं, तो भले वो श्वेतांबर परंपरा से संबंध रखते हैं जन्म के हिसाब से, और रचनाकार के हिसाब से यह अर्धकथानक श्वेतांबर परंपरा का कहा जाता है। लेकिन फिर भी नाथूराम प्रेमी जैसे दिगंबर विद्वान के द्वारा इस ग्रंथ का संपादन करना ये स्पष्ट कर देता है कि न केवल ये श्वेतांबर परंपरा के बल्कि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में अपना समान प्रभुत्व रखने वाले, अपना समान संपर्क रखने वाले ऐसे रचनाकार बनारसी दास जी हैं। और उनकी विविध रचनाएं, जो भी नाटक समयसार उन्होंने लिखा, तो ये नहीं कह सकते कि ये केवल श्वेतांबर ही थे। अब नाटक समयसार जो लिखा वो समयसार तो दिगंबर परंपरा का ग्रंथ है, लेकिन समयसार नाटक समयसार जिसमें हम 9 तत्वों का, जीव अजीव आदि तत्वों को नाटक के रूप में मंचन करके उसका अभिनय करके उसको हम दिखा पाते हैं। तो ऐसे विषयों के आधार पर, वर्ण विषय के आधार पर, और जो विषय उन्होंने अन्य ग्रंथों में लिए उन विषयों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो केवल श्वेतांबर थे, जबकि दिगंबर परंपरा के भी बहुत कुछ विषयों को उन्होंने अपने इन ग्रंथों में लिया है। तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान प्रभुत्व रखने वाले ऐसे बनारसी दास जी हमारे लिए पूज्य हैं, नमन करते हैं हम उनको। जी, वो आरंभकालीन अवस्था में श्वेतांबर थे और उसके बाद वो गुम्मट सार पढ़ते हैं और उससे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी भी एक बात आती है उनकी बात करते हुए। ये मैडम मैं तो इस चीज को ये मानता हूँ। बट हम उनका एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि काफ़ी बड़े स्पष्ट वक्ता थे, सत्यप्रिय थे हाँ और हाँ, निराभिमानी एक बिल्कुल बिल्कुल व्यक्तित्व बिल्कुल उनका बिल्कुल। था। एक वो स्त्री वाली भी बात बता दीजिए जिनेंद्र मैं कुमार जी, मैं 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 जाते-जाते उन्होंने स्त्रियों की बात जो की है ना, के मैं यहाँ एक दक्षिण। बात कहना चाहूंगा। हाँ जी। यहाँ कहना चाहूंगा, जैन आगमों के संपादन को जब हम देखते हैं और जैन आगम के संपादन में जब हम आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ को देखते हैं, उनके ग्रंथों के संपादित ग्रंथों के फुटनोट देखते हैं, वहां फुटनोट में दिगंबर परंपरा के ग्रंथों के अतिरिक्त फुटनोट और किसी के उन्होंने दिए ही नहीं। देखिए कितनी बड़ी बात है। मूल ग्रंथों के संदर्भ के साथ साथ जब किसी भी व्याख्या को स्पष्ट करना है, किसी शब्द की व्याख्या को, तो फुटनोट में दिगंबर परंपरा के कहीं गोमटसार है, कहीं धबला है, कहीं कुछ है, ऐसे ग्रंथों के उल्लेख मिलते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इन ग्रंथों का अध्ययन करने वाले दिगंबर ही हैं या श्वेतांबर ही हैं। तो अर्ध कथानक के रचनाकार बनारसी दास जी अगर प्रारंभ में श्वेतांबर रहे हों और बाद में अगर वो गोमटसार के ग्रंथ का अध्ययन स्वाध्याय करते हैं, तो ये तो व्यक्ति, इसीलिए मैंने कहा कि चाहे वो दिगंबर
परंपरा के विषयों को लें चाहे श्वेतांबर, दोनों परंपराओं में वो मान्य हैं और ऐसे-ऐसे ग्रंथों का अध्ययन उनके द्वारा किया गया और अन्य आगमों में जब हम ऐसे उद्धरण देखते हैं, तो मन बड़ा प्रसन्न होता है कि यहाँ संप्रदाय से उठकर, हटकर हम एक जैनत्व के भाव को रख पाते हैं, तो वो बड़े उत्कृष्ट बात होती है। और एक सवाल ये आपके पास आया है कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ध कथानक? उसकी हुँ। लक्षणिकता क्या है? नहीं, लक्षण में ऐसा कुछ नहीं है। अर्ध कथानक का लक्षण मात्र यही है कि 55 वर्षों की जो आधा जीवन का जो यात्रा है, आधे जीवन की जो यात्रा है, कथानक है, उस कथानक को उसमें जब संयोजित किया गया और उस कथानक को बनारसी दास जी ने अपने आत्मकथा के रूप में रखा, वही अर्ध कथानक है। अर्ध कथानक का अर्थ साहित्य में कुछ और मिलता हो, ऐसा नहीं है। बस और कोई सवाल नहीं आए हैं आज हमारे पास। चलिए, आप कुछ इतने कहना ही चाहें? सवाल आए हैं, तो बस अब अंतिम भूमिका में बस इतनी ही बात करेंगे कि आज हमारे साथ जिनेंद्र कुमार जी ने अर्ध कथानक बनारसी दास की जो कृति है, उसके बारे में बात की। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य की जिसको हम प्रथम कृति कह सकें, आदि आदि ऐसी एक कृति वो है। और इस कृति में हम देख सकते हैं कि उन्होंने चौपाई छंद में लिखी हुई ये जो कृति है, एक सामाजिक दृष्टिकोण, उस समय का राजकीय और ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो सम्मिलित किया गया है, का 2 चीज़ें अर्धकथानक में समांतर रूप से चलती है। एक तो कवि का अपना एक हँसमुखा स्वभाव है, तो वो इसलिए उन्होंने बहुत ही सोशल एस्पेक्ट को लेकर वो हँसमुखे स्वभाव की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ऐसी हमें घटनाएँ दी ताकि हमें उस समाज का प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसकी बात हमने जिनेंद्र कुमार जी ने अपने व्याख्यान में झूठ ली थी और काफ़ी ऐसी थोड़ी-थोड़ी स्टोरी उन्होंने बताई। साथ में उन्होंने हमें बताया कि श्रीमाली संप्रदाय के वो थे और पार्श्वनाथ भगवान को मानती थी उनकी माताजी और उस नाम से फिर उनका नाम रखा गया। तो वो एक जो समाज था, वो एक अंधश्रद्धा कहे या श्रद्धावान समाज कहे, इस प्रकार का एक समाज था। उसकी बात उन्होंने थोड़ी हमारे साथ में रखी। साथ ही में उन्होंने बनारसी दास की और जो किताबें हैं, उसके नामोल्लेख भी हमारे सामने रखे। नाममाला नामक एक ग्रंथ उन्होंने लिखा है, बनारसी विलास लिखा है, नाटक समय सार और नाममाला पद्य जो है और ये अर्ध कथानक, ऐसे 4 कृति हमें बनारसी दास एक से प्राप्त हुए हैं। और नवरस नवरस जैसे की बात हमने की और नवरस मुझे अगर मैंने थोड़ा जो पढ़ा है उसमें ये है कि नवरस जो है वो मेरे ख्याल से उन्होंने ही नदी में उसको डुबा दिया था उन्होंने, क्योंकि वो उनकी हुँ, प्रथम हुँ। रचना थी और बाद में उन्होंने ही उसको ये जो हमारे नथुराम प्रेमी जी ने जो संपादन किया, उनको ये प्रत 5 जगहों से प्राप्त होती है, जिसका उल्लेख जिनेंद्र कुमार जी ने कहा कि पहली प्रत हमें प्राप्त हुई भुलेश्वर से, उसके बाद 2 प्रत हमें दिल्ली में से प्राप्त होती है, एक धर्मपुरा जैन मंदिर से और एक वेदवाड़ा से, फिर एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता से प्राप्त हुई है और एक प्रत हमें बनारस से प्राप्त हुई है। और ये नथुराम जी प्रेमी ने संपादित करते समय ये पाँचों प्रतों का उल्लेख किया हुआ है। और उसके बाद उसमें 675 पद्य है जो दोहा और चौपाई छंद में लिखे हैं और देशी भाषा में लिखी गई है, मध्य देश की ये बोली है। और ये सारी बातें अर्धकथानक की भाषा के दृष्टिकोण से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की है। मैं जैन साहित्य अकादमी ट्रस्ट की ओर से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, उन अपना आभार व्यक्त करती हूँ हमारे सारे स्वाध्यायियों की ओर से। और इस कथा ई-बुक के रूप में अवेलेबल है, तो आप वो पढ़ सकते हैं और उसमें ये जो छोटी-छोटी घटनाएँ हैं, उसका उल्लेख भी आपको प्राप्त होगा। तो कल फिर हम एक नए व्याख्यान के साथ मिलते हैं। जय जिनेंद्र।